गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम साइंस के अंदर कोशिका के बारे में। जैसे कि हम सभी को विदित है कि कोशिका हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये सबसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोशिका हमारे शरीर में किस जगह पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अगर मकान की अगर हम बनाना जानते हैं तो बनाने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत होती है नींव बनाने की, क्योंकि एक नींव अगर मजबूत होगी तभी एक अच्छे से मकान का निर्माण हो पाएगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो कोशिका है वो हमारे शरीर निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि बिना कोशिका के हमारे शरीर का निर्माण ही नहीं हो सकता है। जैसे कि कोशिका का अगर देखा जाए तो कोशिका एक बहुत ही अति सूक्ष्म का मतलब यानी कि इतनी बारीक इतनी छोटी होती है कि जिसे हम अपनी खुली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। अब इसको देखने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से इसको देख सकें। कोशिका को अगर जैसे हम पढ़ें तो कोशिका प्रत्येक प्राणी का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति के अगर शरीर को देखा जाए तो उसका जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि ये प्रत्येक जीव की जो संरचनात्मक का मतलब होता है कि जो कि उसके शरीर की रचना प्रदान करती है। क्रियात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बिना किसी कोशिका के हमारे शरीर का कोई भी कार्य संभव नहीं है। यानी कि कोशिका को सिर्फ दो शब्दों में अगर देखा जाए तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं। ये कोशिकाएं ही सभी जैविक क्रियाओं एवं जैव लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि जो मनुष्य के जितने भी लक्षण हैं या जितनी भी क्रियाएं होती है किसी भी जीव की अगर देखी जाए, जो जितनी भी प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो है कोशिका, यानी कि बिना कोशिका के कोई भी कार्य करना संभव नहीं हो सकता है। अगर इसका कोशिका के जैसे आकार प्रकार में बहुत ही अत्यंत ये देखा जाए तो बहुत ही छोटी होती है, यानी कि प्रत्येक कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है और इनके कार्य के अनुसार इनकी संख्या भी प्रति स्थान पर अलग अलग होती है। अब कोशिका है जो बहुत ही बारीक है, यानी कि इसको हम खुली आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते, यानी कि अपन सीधा अगर देखना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अब इसे देखने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाए। वैसे कोशिका की खोज जो है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कोशिका की खोज करने के लिए एक प्रयोग किया था, जिस प्रयोग को अगर जाना जाए तो हर मनुष्य के मुख के अंदर जो गाल के अंदर की तरफ की जो त्वचा है वो बहुत ही चिकनी और एकदम मुलायम रहती है। उसकी एकदम बारीक से जो चिकनी जो झिल्ली है उसको उन्होंने एक चम्मच के माध्यम से खुरीद के निकाला था और उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के ऊपर रख कर देखा। जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के ऊपर उसको रखा तब उन्होंने पाया कि जिस तरीके से हम एक अगर देखा जाए तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, उसकी जो संरचना हमने देखी होगी कोष्ठों के माध्यम से मिलकर बनी होती, वैसे ही उन्होंने कोशिका की संरचना को भी पाया। अतः हम कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा था कि कोशिका जो होती है बहुत ही छोटी छोटी कोशिका आपस में मिलकर किसी एक अंग का निर्माण करती है। तो उन्होंने उस जो खोज की उसको एक नाम दिया सेलुला, जिसको बाद में उन्होंने बदल के नाम दे दिया कोशिका। अब अगर कोशिका की संरचना हम देखें तो कोशिका की संरचना में सबसे पहला जो अंग पाया जाता है वो होता है कोशिका झिल्ली, यानी कि इसे कोशिका का बाहरी आवरण भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली जिसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली का प्रमुख जो कार्य है वो अगर देखा जाए तो ये कार्य होता है कि एक तो कोशिका को बाहरी आवरण प्रदान करती। बाहरी आवरण यानी कि किसी भी अंग का एक प्रमुख रूप जो देखा जाए उसको एक बाहरी आवरण के द्वारा ही ढका हुआ होता है, यानी कि जो कि उसको एक संरचना भी प्रदान कर रही है, साथ में उसको बाहरी जितने भी तत्व हैं, जितने भी अगर देखा जाए तो जितने भी बाहरी रूपों से वो उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है, यानी कि कोई भी बाहरी चोट लगना, साथ ही साथ उसको बाहरी जितनी भी संवेदनाएं हैं उन सभी का अनुभव इसी झिल्ली के माध्यम से होता है। इस झिल्ली को हम रक्षात्मक आवरण भी कह सकते हैं। रक्षात्मक आवरण का कहने का कारण ये है कि अगर जैसे कोई चोट लग जाती है तो वो सीधा किसी कोशिका को नहीं लग के इस बाहरी झिल्ली के द्वारा रोक दी जाती है, यानी कि जो भी घात होगा वो इस झिल्ली के ऊपर ही होगा, यानी कि किसी भी कोशिका को सीधा क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। अब इस कोशिका की जो मोटाई होती है वो होती है 10 मिली माइक्रोन के करीब होती है, जो कि
इसको बहुत ही एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है जिसका सिर्फ कार्य ये होता है कि इसको एक बाहरी आवरण प्रदान करें। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य हैं जैसे कि सुरक्षा करना यानी कि बाहरी आवरण बनाए रखती है, जिसकी वजह से बाहरी चोट, जितनी भी संवेदनाएं हैं, जितने भी दबाव वगैरह हैं, उन सभी से इसकी रक्षा करेगी। फिर आ जाता है भोजन का अंतग्रहण करना। कोशिका झिल्ली का दूसरा कार्य देखा जाए तो भोजन का अंतग्रहण करना। अंतग्रहण को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो हम भोजन को मुख के माध्यम से लेते हैं वो हमारे शरीर में तो पहुंच जाता है, लेकिन प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य होगा वो कोशिका झिल्ली का होगा। यही कोशिका झिल्ली जो कि बारीक सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा ढकी रहती है, उन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से ये उस भोजन को अपने अंदर लेती हैं और प्रत्येक कोशिकाओं के पास में पहुंच जाती है, यानी कि भोजन को अंदर लेने का कार्य भी करती है। कोशिका झिल्ली का तीसरा जो कार्य हो जाता है चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक का मतलब होता है कि ये किसी भी पदार्थ का चयन करके ही उसको अंदर पहुंचाती है, यानी कि जिन पदार्थों की हमारे शरीर में आवश्यकता होगी ये सिर्फ उन्हीं पदार्थों को हमारे शरीर में जाने देगी, यानी कि प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाएगी। और जिन पदार्थों की कोशिका के अंदर आवश्यकता नहीं है उन पदार्थों को ये कोशिका के अंदर जाने नहीं देगी, इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्यता भी कहा जाता है। बेकार की वस्तुओं को बाहर निकालना, अगला इसका कार्य हो गया है बेकार की वस्तुओं को बाहर निकालना, यानी कि जितनी भी बेकार वस्तुएं जो कि हमारे शरीर में जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि मलमूत्र है, पसीना है, या जो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको हमारे शरीर बेकार माना जाता है, जिनको हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को, तो ये इन अपशिष्ट पदार्थों को ये झिल्ली वापस अपने उन्हीं बारीक छिद्रों के माध्यम से बाहर निकाल देती है, जिससे कि कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर ये बाहरी संवेदना को ग्रहण करना। कोशिका झिल्ली का एक प्रमुख कार्य है जैसे कि बाहरी संवेदना का मतलब होता है कि जैसे भी किसी छूने का जो स्पर्श है या किसी चीज़ को हम जब पकड़ते हैं तो वो गर्म है, ठंडी, उस चीज़ का जो अनुभव हुआ, या किसी चुभन का अनुभव हुआ, जैसे कांटे का चुभना, किसी के द्वारा काटा जाना या कोई चोट लग जाना, तो ये सभी क्या है संवेदनाएं। कुछ संवेदनाएं अच्छी भी होती है तो कुछ संवेदनाएं बुरी भी होती है, जैसे कि कुछ दर्द वाली भी होती है। तो इन संवेदनाओं का सारा जो अनुभव होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही होता है। अगला इसका कार्य है अंदर की वस्तुओं को बाहर जाने से रोकना, यानी कि जो कोशिका के अंदर निहित वस्तुएं हैं जिनकी कोशिका को बहुत अधिक आवश्यकता होती है उनको ये बाहर जाने से रोकती है, ताकि वो बाहर ना जाए और कोशिका में हमेशा बनी रहे, ताकि कोशिका की जो मांग है पूरी कर दी जाए। यानी कि कोशिका झिल्ली के 5 से 6 कार्य है। पहला कार्य सुरक्षा करना, भोजन का अंतग्रहण करना, चयनात्मक पदार्थों को ग्रहण करना, बाहर जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना, आवश्यक पदार्थों को बनाए रखना, और छठा कार्य है संवेदनाओं को अनुभव करना। अगला हम पढ़ते हैं केंद्रक को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि केंद्रक जो कोशिका है उसका एक मुख्य अंग है, यानी कि जैसे कि हमारे पूरे शरीर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मस्तिष्क। जैसे कि बिना मस्तिष्क के हमारे शरीर का कोई भी भाग इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। वैसे ही कोशिका के अंदर जो प्रमुख कार्य रहेगा वो है केंद्रक का, इसलिए इसको कोशिका का अंग भी कहते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका अंग। मुख्य अंग, इसलिए इसको कोशिका का मुख्य अंग भी कहते हैं। अब केंद्रक की जो संरचना देखी जाए वो थोड़ी सुदृढ़ होती है, स्पष्ट होती है, ठोस होती है, उसके साथ में एक निश्चित आकार यानी कि गोलाकार या अंडाकार आकार लिए हुए होते हैं। केंद्रक जो होता है वो भी एक दोहरी झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। दोहरी झिल्ली जैसो कि 2 झिल्लियों के द्वारा ढका रहता है, जिसको हम केंद्रक झिल्ली भी कह सकते हैं, क्योंकि यह केंद्रक झिल्ली ही जो है केंद्रक को एक आवरण प्रदान करती है, जिसकी वजह से केंद्रक जो है एक मुख्य आकार को लिए हुए रहता है। केंद्रक जो है यह कोशिका का सबसे मुख्य अंग है। कोशिका में जैसे कि अगर देखा जाए तो इसका जो आकार है वो गोलाकार या अंडाकार संरचना है। केंद्रक के चारों जो झिल्ली है उसको केंद्रक झिल्ली भी कह सकते हैं, केंद्रक भित्ति भी कहा जा सकता है। अब जो केंद्रक है उसके अंदर मुख्य संरचनाएं पाई जाती है। जैसे केंद्रक का आकार जैसे हम देख लें इस प्रकार से रहता है।
केंद्रक का जो आकार है वो इस तरीके से रहता है, इसको कोशिका भित्ति, अब जैसे केंद्रक का आकार हम देखते हैं तो ये क्या है, दोहरी झिल्ली के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए इसको नाम दिया गया है केंद्रक झिल्ली। अब केंद्रक के अंदर मुख्य धागे के समान जो संरचना है, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं, इनको कहा गया है गुणसूत्र। गुणसूत्र ये धागे के समान पतले बारीक रूप से इसमें बिखरे हुए रहते हैं, जिनका प्रमुख कार्य होता है आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करना। इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। इन जीनों का जो प्रमुख कार्य है वो इन आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। यानी कि जो मनुष्य का शरीर में अगर देखा जाए, जितने भी आनुवंशिक गुण हैं, जैसे कि माता पिता के गुण कुछ बच्चों में देखे जा सकते हैं, जैसे कि उनके रंग रूप का मिलना, कद काठी का मिलना या उनके स्वभाव का मिलना। उसके अलावा जैसे कि उनमें देखा जा सकता है कि आँख है, नाक है या किसी भी चीज़ का उनसे मिलता जुलता रूप हो सकता है। तो ये सभी क्या गुण है, आनुवंशिक गुण है, जो कि पहुंचाने का कार्य करते हैं जीन। अब मनुष्य के जो शरीर में अगर देखा जाए तो 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में से 44 जो होते हैं उन्हें अलिंगी यानी कि जिसका द्वारा कोई भी लिंग का निर्धारण नहीं होता है। लेकिन 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यही 2 गुणसूत्र मुख्य होते हैं, जिनके आधार पर यह बताया जा सकता है कि संतति जो उत्पन्न होगी, यानी कि जिसका भी जन्म होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, इसी के आधार पे हम पता लगा सकते हैं। इसलिए इसमें जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो 2 मुख्य रूप से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं केंद्र के कार्य के बारे में। केंद्र का कार्य जो होता है, मुख्य कार्य है कोशिका का विभाजन। यानी कि जब भी कोई नई कोशिका का निर्माण होगा तो उस नई कोशिका के निर्माण के लिए ज़रूरी रहता है केंद्र। यही केंद्र को अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इस विभाजन के माध्यम से ही ये नई कोशिका के निर्माण के लिए अपना सहयोग प्रदान करता है। ये विभाजित होकर 2 नए केंद्र बना देते हैं और ये 2 केंद्र जो होते हैं अलग अलग कोशिकाओं में देखे जा सकते हैं। फिर आता है आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करना। केंद्र का जो प्रमुख कार्य है वो होता है आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करना, क्योंकि केंद्र के अंदर जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं और यही गुणसूत्र जो है इनके साथ जीन होते हैं। जीन जो होते हैं वो उन गुणसूत्रों के जो आनुवंशिक गुण हैं वो केंद्र के माध्यम से विभिन्न जीवों में पहुँच जाते हैं। अगला जो केंद्र का कार्य देखा जाएगा वो है प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करना। यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में ये भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। फिर आ जाते हैं हम कोशिका द्रव्य के ऊपर। कोशिका द्रव्य को अगर देखा जाए तो ये एक अर्ध पारदर्शक, यानी कि पूरी तरीके से पारदर्शक नहीं होता, यानी कि जिसके आर पार हम तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा होता है, कलात्मक रूप से होता है एवं जालीनुमा होता है, यानी कि थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। अब इसका निर्माण में सबसे ज़रूरी जो चीज़ रहती है वो है प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण, पिगमेंट्स आदि की आवश्यकता होती है। कोशिका द्रव्य के अंदर सभी के सभी कोशिका के जितने भी अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्टिकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, सेंट्रोसोम, गोल्जिकाएं, ये सभी उपस्थित रहते हैं। अब जो कोशिका द्रव्य है इसी में ये सारे अंग मुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो कि कोशिका के निर्माण के, कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो अगला अंग पाया जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर रूप देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है इस तरीके से शाखित होती है।
यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका ये कोशिका द्रव्य में एक ठोस रूप में प्रकृति के दानेदार होते हैं। इसमें सूक्ष्म कण हैं, सूक्ष्म छड़ या सॉसर के आकार के भी इसको देखे जा सकते हैं। इनकी संख्या जो होती है एक कोशिका में करीब 50 से 5000 के करीब होती हैं। ये एक क्रियाशील तथा युवा व्यक्ति की कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है। यानी कि जो युवा हैं, जो युवा प्रकृति के जो लोग हैं वो उसमें अगर देखी जाए तो इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये जो युवा है इनके कार्य करने की जो शक्ति है सामान्य अन्य लोगों की या अन्य उम्र के लोगों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो भी अधिक पाई जाती हैं। ये अधिकतर जो है यकृत, वृक्क और हृदय के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो कैंसर के रोगी को कोशिका में ये बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, क्योंकि कैंसर के जो रोगी हैं उनकी जो कोशिका है उनके अंदर ये नहीं पाए जाने के कारण इनमें थोड़ी कमी भी देखी जा सकती है, तथा परिपक्वता में भी कमी उनमें देखी जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वसा प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? वसा एवं प्रोटीन का। जो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखा जाए तो कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। शक्ति ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका का जो मुख्य भाग है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है। यानी कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए जो शक्ति ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही मिलती है। चाहे वो लेटते समय हो, सोते समय, भागते उठते बैठते, किसी भी समय, खाते समय या फिर चलते फिरते, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने, किसी भी स्थिति में हम बैठे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उस समय जो हमारे शरीर को जो शक्ति की आवश्यकता होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ही हमको प्राप्त होती है। अब अगर देखा जाए तो जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वसन यानी कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो उस समय जो हमारे शरीर में जो भोज्य कण उपलब्ध हैं, जो भोज्य कण उपलब्ध हैं उनको जो ये क्या करता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। बांटने की वजह से एक शक्ति का निर्माण होता है। उस शक्ति को कहा गया है ऊर्जा। यानी कि जो हमारे कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हुई वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से प्राप्त हुई। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि उसमें एक जमा ऊर्जा के रूप में, अब उसको हमको किसी भी कार्य को करना है तो जो ऊर्जा चाहिए वो हमें गतिज ऊर्जा के रूप में चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया उस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा उपलब्ध है वो ऊर्जा उपलब्ध है एडीपी के रूप में। उस एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि ये जो एडीपी के रूप में ऊर्जा उपलब्ध है उसको ये बदल देगा एटीपी के रूप में। यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है वो एटीपी के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। यानी कि इसका जो बाहरी आवरण है ये दो मोटी थोड़ी सी दोहरी झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है। दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान भी कहते हैं। यानी कि जो दो झिल्लियाँ हैं, अब ये यहाँ की जो झिल्ली है ये दोहरी रहती है, इनको बीच के जो स्थान है उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान भी कहा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकोष्ठ में भीतर की ओर कई उंगली सदृश उभार दिखाई देते हैं। इसमें जो उंगली के समान ये उभार हम आसानी से देख सकते हैं, जिसे क्रिस्टी भी कहा जाता है। इनको क्रिस्टी कह सकते हैं। इन्हीं क्रिस्टी की उपस्थिति के कारण आंतर प्रकोष्ठ अनेक अपूर्ण प्रकोष्ठों में बटा दिखाई देता है। यानी कि ये जो उभार है इनके माध्यम से देख सकते हैं कि जो अंदर के जो प्रकोष्ठ है वो क्या है, अनियमित रूप से बने हुए हैं। यानी कि पूरी तरीके से सही प्रकार से नहीं दिखाई देते, यानी कि अपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। मैट्रिक्स में गाढ़ा कॉलॉइड द्रव भरा रहता है। इसके चारों तरफ जो है गाढ़ा कॉलॉइड द्रव भरा रहता है, जिसके अंदर राइबोसोम, प्रोटीन व एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अगला जो चीज़ पाई जाती है वो होती है राइबोसोम, प्रोटीन एवं एंजाइम। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे कोशिका का अगला जो भाग है वो है राइबोसोम।
राइबोसोम जो होते हैं वह को माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़े छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार है थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन जो राइबोसोम है उनका आकार माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म कण के रूप में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण का मतलब होता है इतने बारीक होते हैं कि इनको भी आसानी से हम नहीं देख सकते हैं। और ये साथ ही साथ राइबोसोम जो होते हैं वो अंतर्प्रदेवीय जालिका की जो किनारे हैं या उनसे चिपके हुए रहते, यानी कि अंतर्प्रदेवीय जालिका जो है उनसे ये आसानी से चिपके हुए पाए जाते हैं। अथवा यह कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम जो है वो कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से यानी कि खुली तौर से बिखरे हुए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इनको कई संख्या दिखाई देती है। राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखे जा सकते हैं। राइबोसोम मुख्यतः राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए रहते हैं। राइबोसोम जो है वो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि राइबोज, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि राइबोज, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन, यानी कि इन तीनों का जो संगठित रूप रहेगा उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कह सकते हैं। इसमें प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक अम्ल की मात्रा लगभग बराबर रहती है। जो राइबोज और न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा है वो प्रोटीन के बराबर ही इसमें रहती है, पर इनकी संख्या कई, जैसे शरीर में पोषक तत्व की कमी होने पर इनकी संख्या भी कम हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हमारे शरीर के द्वारा जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है अगर उतनी मात्रा में पोषक तत्व नहीं लिए जाएंगे तो उस स्थिति में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में जो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है उसकी और प्रोटीन की मांग दोनों परिवर्तित देखी भी जा सकती है। राइबोसोम में 50 से 55 प्रकार के प्रोटीन के अणु होते हैं, यानी कि राइबोसोम जो इसमें 50 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। यानी कि कोशिका का जो सबसे मुख्य भाग जो है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, कोशिका का सबसे ऐसा जो भाग देखा जाए जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है तो वो सिर्फ है राइबोसोम, यानी कि इसके अलावा कोशिका के किसी भी अंग में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि राइबोसोम ही मुख्यतः प्रोटीन के निर्माण के लिए विशिष्ट भूमिका अदा करते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन की मांग है वो हमारी मांग जो है राइबोसोम के माध्यम से ही पूरी होती है, क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन के निर्माण का कार्य किया जाता है। यदि हम किसी प्रकार से पोषण पूरा नहीं ले पाते हैं तो राइबोसोम में पूरी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी भी कई बार देखी जा सकती है, क्योंकि राइबोसोम की संख्या पूरी ना होने पर उस समय प्रोटीन का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। अगला हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं ये कोशिका में छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में, कण से थोड़े से बड़े से गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। इनका जो औसत व्यास है 0.05 मिली माइक्रोन का रहता है। इसमें लगभग 36 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि इसके अंदर से देखा जाए तो लाइसोसोम में 36 प्रकार के जल अपघटनीय यानी कि जो जल का अपघटन कर देते हैं ऐसे एंजाइम उसमें पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम जो होते हैं लिपिड के रूप में, फास्फोलिपिड के रूप में या न्यूक्लिक अम्ल के रूप में वह प्रोटीन का अपघटन करके देखे जा सकते हैं। अब जो लाइसोसोम है इसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती थैली यानी कि स्वयं का घात करने वाली थैली भी इसको कह सकते हैं। लाइसोसोम जो कोशिका के अंदर कहीं पर भी जहाँ कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कई बार उसको चोट लग जाती है, टूट फूट जाती है या कट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो लाइसोसोम है अपने अंदर, जो लाइसोसोम के अंदर एक पाचक रस पाया जाता है यानी कि पाचक थैली होती है, उस थैली में से ये पाचक एंजाइम को बाहर निकाल देते हैं। यानी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि वो अपनी थैली को ही फट जाती है और बाहर जो पाचक एंजाइम निकल आता है वो उस कोशिका को पचा लेता है। कोशिका को पचाने की वजह से इसको आत्मघाती थैली के नाम भी जाना जाता है। और कई बार लाइसोसोम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि ये स्वयं को ही पचा लेते हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है आत्मघाती थैली।
अगला हम देखते हैं रिक्तिका। रिक्तिका कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म या फिर बड़ी बुलबुले सदृश संख्या होती है, यानी कि यह जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, रिक्तिका का जो आकार होता है बुलबुलों के समान होता है और ये कोशिका के अंदर जगह जगह बिखरी हुई पाई जाती हैं, जैसे रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। रिक्तिका जो है विभाजनशील जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि वे कोशिकाएं जो कुछ समय बाद विभाजित हो जाती हैं या अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, नई कोशिका का निर्माण करती हैं, उनमें पाई जाती हैं। उसके अलावा ये नव कोशिकाओं में भी पाई जाती, नव कोशिका यानी कि नई कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। फिर आता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका का संबंध झिल्लियों का एक जाल होता है, यानी कि यह कोशिका के अंदर विभिन्न झिल्लियाँ जो आपस में मिलती हैं तो एक जाल जैसी संरचना बना देती है, उसको कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह वेसिकल्स एवं नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में विस्तारित होती है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है यह कोशिका द्रव्य के अंदर नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। यह जैसे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये वायरस के अंदर या स्तनधारी यानी कि जो फीमेल लोग हैं उनके लाल रक्ताणु यानी कि लाल रक्त कण जो है जहाँ बनते हैं उनके अंदर ये नहीं पाई जाती है। यह अधिकांशतः उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है उस स्थान पर पाई जाती है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण अधिक होता है, यानी कि संश्लेषण का कार्य किया जाता है। क्रियाशीलता के आधार पर अंतःप्रद्रव्य जालिका को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है रुक्ष पट वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरी होती है चिकने पृष्ठ वाली अंतःप्रद्रव्य जालिका। फिर हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। अगर सेंट्रोसोम के बारे में जाना जाए तो जैसे हमारे शरीर में एक मस्तिष्क है जो हमारे शरीर का पूरे कार्य का निर्धारण करता है, यानी कि किस प्रकार से कार्य होगा, उन सभी के कार्य में ही पूरा योगदान जो होता है मस्तिष्क का होता है। वैसे ही सेंट्रोसोम जो है यह कोशिका का मुख्य केंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक नाभिक के अंदर पाया जाता है, इसको केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। यह कोशिका के जो विभाजन यानी कि कोशिकाओं को एक भाग से दूसरे भाग में बदलने के लिए, यानी कि दो कोशिकाओं में बदलने के लिए ये मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन करता है। उसके साथ में ही ये नव कोशिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अंदर एक जोड़ी सूक्ष्म बेलनाकार रचना पाई जाती है। सेंट्रोसोम के अंदर एक जोड़ी बेलनाकार रचनाएं पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है सेंट्रिओल। उन रचनाओं को नाम दिया गया है सेंट्रिओल। सेंट्रिओल मिलकर ही जब सेंट्रिओल आपस में मिलते हैं तो सेंट्रोसोम का निर्माण होता है, यानी कि जब एक ही प्रकार के सेंट्रिओल दो या दो से अधिक सेंट्रिओल आपस में मिलेंगे तब सेंट्रोसोम का निर्माण होगा। कोशिका विभाजन के द्वारा ही ये सेंट्रोसोम केंद्र भाग से विभाजित होकर दो पुत्री तारकाओं में विभाजित होकर विभाजन तर्कों के ध्रुवों का निर्धारण करते हैं, यानी कि जो सेंट्रोसोम है यह विभाजन क्रिया के दौरान दो भागों में बढ़ जाता है और तर्कों के रूप में दो ध्रुवों का निर्माण करता है, यानी कि जो कोशिका है वो धीरे धीरे विभाजित होती लगती है, यानी कि बीच में से बंटना शुरू हो जाती है और दो तर्कों के रूप में यानी कि दो कोशिकाओं का रूप लेने का कार्य करने लग जाती हैं। फिर आता है गोल्जिकाएँ। गोल्जिकाएँ जो है कोशिका का अंदर जब देखा जाता है तो धागों के समान मुक्त रूप से जगह जगह बिखरी हुई रहती है। यह अगर इसको देखा जाए धागे की तरह जाल जैसे संरचनाएँ पाई जाती हैं। गोल्जिकाएँ जो है एक दूसरे से कोशिका के अंदर इस तरीके से बिखरी हुई पाई जाती हैं। ये है गोल्जिका। अब गोल्जिका की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने ही इसको बताया था, धागे जैसी जो संरचना देखी थी कोशिका के अंदर उसका उसने नाम दिया था गोल्जिकाएँ। कैमिलो गोल्जी ने अपने नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा था गोल्जिकाएँ। यह धागे के समान होती है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो स्त्राव करना होता है, यानी कि एक तरह के पदार्थ को अपने में से बाहर निकालती है। साथ ही गोल्जिकाएँ जो है वो स्त्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो स्त्रावी झिल्लियाँ पाई जाती है जिसमें से किसी प्रकार का द्रव पदार्थ हमेशा उत्सर्जित होता रहता है, ऐसी कोशिकाओं के अंदर गोल्जिकाएँ पाई जाती हैं।
साथ ही साथ यह बहुशर्कराओं श्लेष्मा व पेक्टिन संश्लेषण में भी सहायक होती है, यानी कि बहुशर्कराओं का निर्माण करना, पेक्टिन श्लेष्मा का उत्पन्न करना आदि कार्यों में भी सहायक है। इसके अलावा यह शुक्राणुओं के एक्रोसोम के निर्माण में भी भूमिका निभाती है। जो गोल्जिका है वो जो मनुष्य जाति में, यानी कि जो मेल और फीमेल के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है, उन शुक्राणुओं के एक्रोसोम के निर्माण के लिए भी ये गोल्जिकाएं का अपने कार्य में उत्तरदायी होती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कोशिका की खोज जो सबसे पहले की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, 1665 ईस्वी में की गई थी। कोशिका के जो मुख्य भाग हैं वो है कोशिका झिल्ली, केंद्र, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिकाएँ, अंतःप्रदेवी जालिका, सेंट्रोसोम, गोल्जिका। तो ये जो प्रमुख इसके जो 10 भाग हैं, इनके अलग अलग कार्य भी हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी अगर हम जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।